चलिए, तो ये जो अपना टॉपिक है ये वास्तव में ट्रांसफॉर्मर का हम कंक्लूजन लिख रहे हैं। मतलब हम ये जो कंप्लीट हमारा ट्रांसफॉर्मर उसका कंप्लीट एक ही वीडियो आएगा, तो ये कंक्लूजन है ट्रांसफॉर्मर का, आप इस तरह समझ सकते हैं। तो हम मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर को हम वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। मतलब जीएसएस है और जीएसएस से हमारे घर का पास वाला ट्रांसफॉर्मर है, उस पर क्या आ रहा है वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? एसी वोल्टेज। तो यहां से क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है? एसी वोल्टेज पर। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि एसी वोल्टेज क्या है। तो देखो, जिस तरह से हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जमीन से हमारी हर एक पॉइंट पर ऊंचाई क्या रहती है? अलग अलग। तो वो वोल्टेज जिसका मान बार बार बदलता है वो वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज पर हमारा ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। अब हमने एसी वोल्टेज से कनेक्ट किया, तो जैसे अब देखो ये जो डायग्राम है ये एसी वोल्टेज है। पहले हम एसी की बात कर लेते हैं। ए पॉइंट पर वोल्टेज का मान 0, सी पॉइंट पर वोल्टेज का मान 0, ए पॉइंट पर वोल्टेज का मान 0, जबकि बी पॉइंट पर वोल्टेज का मान क्या है? मैक्सिमम। डी पॉइंट पर वोल्टेज का मान क्या है? नेगेटिव मैक्सिमम। मतलब जैसे पहाड़ से हम यहां से शुरू हुए जमीन से और हम पहाड़ की चोटी पर आ गए, तो यहां पर वोल्टेज हमारा क्या है? मैक्सिमम। मान लो जमीन से हम किसी पानी में गए तो यहां पर हमारी गहराई क्या है? मैक्सिमम। तो वो वोल्टेज जिसका मान बार बार बदलता है वो एसी वोल्टेज है। एक फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का, वो है मैक्सिमम वोल्टेज और साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। ये वो सूत्र है जिसकी सहायता से हम कहीं पर भी एसी वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको ये पता है कि इस पॉइंट पर वोल्टेज का मान मैक्सिमम है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बराबर क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज और साइन, यहां पर एंगल का मान कितना है? 90 डिग्री, तो हमने लिख दिया साइन 90। तो आपको पता है साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बराबर क्या हो गया? मैक्सिमम वोल्टेज। तो क्या समझे? ट्रांसफॉर्मर को जिस वोल्टेज से हम कनेक्ट करते हैं उस वोल्टेज का मान बार बार बदलता है। अब यहां हमने वोल्टेज से कनेक्ट किया, तो वोल्टेज से जैसे कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज के कारण क्या फ्लो होती है? करंट। एकदम बढ़िया क्या आ गई? करंट। कहां पर आ रही है करंट? ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में एकदम बढ़िया क्या आ रही है? करंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस करंट में हार्मोनिक्स होती है, जिसका नाम कौन सी हार्मोनिक्स है? थर्ड हार्मोनिक्स। अगर ट्रांसफॉर्मर की बात चले तो आपको तुरंत ध्यान रखनी है थर्ड हार्मोनिक्स। अब ये जो हमारी वाइंडिंग है एकदम बढ़िया, ये एकदम बढ़िया वाइंडिंग है। ट्रांसफॉर्मर में करंट आ रही है, कहां पर आ रही है? वाइंडिंग में। तो इस वाइंडिंग में आने वाली करंट मैंने अपनी मर्जी से मान ली कि इसमें 5 एम्पियर करंट आ रही है। अब देखो 1 2 3 4, इस वाइंडिंग में 4 हमारे क्या हो गए? टर्न। अब देखो 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का क्या हो गया? 20 एम्पियर टर्न। और एम्पियर टर्न किसकी यूनिट होती है? एमएमएफ की, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और उसके कारण क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा? अल्टरनेटिंग। आप ये समझें कि अगर किसी वायर में से करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। और कैसा मैग्नेटिक फ्लक्स? अल्टरनेटिंग। तो एग्जाम में आया है कि ट्रांसफॉर्मर की कोर में कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है? तो अल्टरनेटिंग होता है। अब देखो, ये साहब वाइंडिंग है, जैसे पंखे की वाइंडिंग और मतलब ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग, मोटर की वाइंडिंग, कूलर की वाइंडिंग, ये वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग अभी यहां कहला रही है। भाई ट्रांसफॉर्मर में जिस वाइंडिंग में बिजली आती है वो प्राइमरी वाइंडिंग, ये बनी हुई है कॉपर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कॉपर है, सी के बाद डी आता है, ध्यान रखना डायामैग्नेटिक ये मेटेरियल है। अच्छा, इस कॉपर में होने वाले लॉस क्या कहलाएंगे? कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है? I²R। अरे भाई इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी तो क्या होगी? कॉपर लॉस। अगर ये वाइंडिंग आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, केवल ये प्योर इंडक्टेंस की तरह बिहेव करेगी। लेकिन होता क्या है? जर्नली होता है इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो, और इंडक्टेंस क्या होता है? हाई। तो अभी तक हुआ क्या है? एकदम बढ़िया हमारी ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें एकदम बढ़िया क्या आ गई है? करंट। और जब इस वाइंडिंग में करंट आएगी तो इस वाइंडिंग का वो गुण जो करंट का विरोध करे वो तो रेजिस्टेंस है, और करंट के बदलने का जो विरोध करे वो क्या है? इंडक्टेंस। डन और नॉट डन? डन। चलिए, तो हमने हमारे जीएसएस से वोल्टेज आया था, वोल्टेज से करंट फ्लो हो गई और करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी कहां पर आ गया? कोर में।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कोर में आ गया। अब देखो ये हमने मान लिया कि ये हमारी कोर है। अब ये जो कोर है इसके अंदर क्या है, इस तरह से पत्तियां हैं। ये कोर के अंदर इस तरह से क्या है, पत्तियां हैं। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में आ गया। तो एग्जाम में आता है ट्रांसफार्मर की कोर में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। प्लस ये जो कोर है साधारण, ये जो कोर है ये, इस कोर की ये जो पत्ती है, ये आपको जो दिख रही है ये पत्ती, अधिकतर ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। अब हम कह रहे हैं भाई सिलिकॉन है, इसको 5% से कम मिलाते हैं क्योंकि ज्यादा मिलाने पर कोर हमारी ब्रिटाइल या भंगुर हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि सिलिकॉन को 5% से कम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ज्यादा मिलाने पर ये क्या हो जाता है, ब्रिटाइल या भंगुर। ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर कोर है, कोर के अंदर पत्ती है, पत्ती के अंदर सिलिकॉन है, सिलिकॉन 5% से कम होना चाहिए, ज्यादा मिलाने पर कोर भंगुर हो जाएगी। स्टील का मतलब आयरन और कार्बन, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोर किसकी बनी होती है, आयरन की। तो उसमें होने वाला लॉस कौन सा लॉस है, आयरन लॉस। ये जो कोर है इसके अंदर ये दो पत्तियां हैं, उनके बीच में क्या होता है, लेमिनेशन। ये थिन होना चाहिए। तो देखो क्या हुआ, ये तो था वोल्टेज और करंट यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इससे एकदम बढ़िया ये क्या बन गया, मैग्नेट। यानी एकदम बढ़िया हमारी कोर क्या बन गई, मैग्नेट। इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम यहां देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, और अगर सिलिकॉन स्टील ऑप्शन में नहीं है तो सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहे की बनी होती है। पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, इसकी कोर CRGO स्टील की बनी होती है। सी का मतलब कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की बनी होती है। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफॉर्मर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लेते हैं, उसकी कोर बनी होती है एयर कोर, और दूसरा किसकी बनी हो सकती है, फेराइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फेराइट का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। डन। तो ये इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल से यहां क्या बन गया, मैग्नेट। अब एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है माइकल फैराडे। उस माइकल फैराडे ने ये कहा ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया एकदम बढ़िया कोर में। इस मैग्नेटिक फ्लक्स का संपर्क किससे हुआ, सेकेंडरी वाइंडिंग से। माइकल फैराडे ने यह कहा था कि ये वाइंडिंग है। अच्छा, वाइंडिंग आप इसे मान सकते हो, कोयल आप इसे मान सकते हो, और कंडक्टर इसे मान सकते हो। लेकिन जब, और अभी इसमें ना वोल्टेज है ना करंट है, माइकल फैराडे ने कहा जब इसका संपर्क होगा किससे, मैग्नेटिक फ्लक्स से, तब इसमें क्या उत्पन्न होगा, EMF। क्या उत्पन्न होगा, EMF। तो EMF का फॉर्मूला होता है -N dφ/dt। अरे भाई N का मतलब इस वाली कोयल में टर्नों की संख्या, और dφ/dt इसका फ्लक्स जो बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, यानी कि अल्टरनेटिंग। तो अब हम देख लेते हैं एक बार हल्का सा। सबसे पहले हमने वोल्टेज अप्लाई किया, उससे करंट फ्लो हुई, करंट से मैग्नेट बना। मैग्नेट कहाँ आया, ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर पत्ती है जो लोहे की है, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। उस मैग्नेटिक फ्लक्स का संपर्क किससे हुआ, सेकेंडरी वाइंडिंग से, तो उसमें क्या उत्पन्न हुआ, EMF यानी -N dφ/dt। अच्छा, यहां पर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये भी कॉपर की है, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स का संबंध तो प्राइमरी वाइंडिंग से हो रहा है, तो इसमें भी EMF क्या उत्पन्न हो रहा है, E1। डन और नॉट डन, यस। चलिए, तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, फेसबुक में दो फ्रेंडों के बीच में जो कॉमन फ्रेंड होता है उसे बोलते हैं म्यूचुअल। तो इस वाली कोयल को हमने सप्लाई से कनेक्ट किया था, इस वाली कोयल को हमने वोल्टेज से कनेक्ट किया था, जबकि बिजली कहां बन रही है, इस वाली कोयल में। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। डन और नॉट डन। पहले इलेक्ट्रिकल, उससे बना मैग्नेट, और उससे बना यह EMF, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर में दूसरा कौन सिद्धांत कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा, ये जो वाइंडिंग थी इसमें भी EMF उत्पन्न हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब भाई इसमें करंट फ्लो हुई और करंट के कारण मैग्नेट आया, और मैग्नेट के कारण दोबारा इसमें क्या आ गया, EMF। तो इसको क्या कहेंगे हम, सेल्फ इंडक्शन। डन और नॉट डन, डन। चलिए, तो अब हम 2-3 केस यहां लेकर चल रहे हैं। ये हमने 3 अलग अलग मटेरियल लिए हैं। इस मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स कम आ रहा है, इस मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स इससे ज्यादा आ रहा है, इस मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स इससे ज्यादा आ रहा है। तो ये जो मटेरियल 1 है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कम आ रहा है मैग्नेटिक 2 की तुलना में, और सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, तीसरे नंबर मटेरियल में।
तो जिस मेटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स कम आ रहा है उसकी परमेबिलिटी कम है, उसकी परमेबिलिटी कम है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा आ रहा है और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स और ज्यादा आ रहा है, तो जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा आ रहा है उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। तो परमेबिलिटी का संबंध मैग्नेटिक फ्लक्स से है। कहीं पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा आ रहा है मतलब परमेबिलिटी क्या है, ज्यादा। अच्छा, जितनी ज्यादा, अब यहां मैग्नेटिक फ्लक्स आराम से आ रहा है तो इसको मैग्नेट बनाने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए वो कम चाहिए, मतलब परमेबिलिटी 3 है वो ज्यादा है परमेबिलिटी 2 से, परमेबिलिटी 2 ज्यादा है परमेबिलिटी 1 से। तो अगर हम मैग्नेटाइजिंग करंट की बात करें तो मैग्नेटाइजिंग करंट है, अगर परमेबिलिटी ज्यादा है तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी, कम होगी। अब ये क्या जोड़ कर दिया, अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एकदम बढ़िया आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो उसकी कोर की परमेबिलिटी अनंत होगी, मतलब परमेबिलिटी अनंत का मतलब धुआंधार उसमें मैग्नेट वो बनेगी। तो इस स्थिति में मैग्नेटाइजिंग करंट क्या चाहिए, 0। तो हमने आपसे कहा था जैसे जैसे परमेबिलिटी बढ़ती है तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है, घटती है। यहां तो परमेबिलिटी क्या है, अनंत ही है। किसकी परमेबिलिटी, कोर की। कोर में किसकी परमेबिलिटी, पत्ती की। पत्ती में किसकी परमेबिलिटी, लोहे की। लोहा धुआंधार परमिशन दे रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो उसकी परमेबिलिटी क्या है, अनंत। और परमेबिलिटी अनंत है तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है, 0। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट 0 होती है। डन और नो डन। परमेबिलिटी क्या होती है, अनंत होती है। डन। अब देखो, परमेबिलिटी का मतलब परमिशन टू पास दी मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि ये जो मटेरियल है ये ज्यादा परमिशन दे रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो इसकी परमेबिलिटी क्या है, अनंत। डन और नो डन, डन, यस। अब ट्रांसफॉर्मर में की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आ रही है, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आ रही है, कहां से, जीएसएस से। बात यह है कि इस वाइंडिंग में करंट क्यों आ रही है भाई, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आ रही है तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट क्यों आ रही है, इसके दो कारण है। एक तो इस कोर को क्या बनाना है, मैग्नेट, इसलिए कौन सी करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्राइमरी वाइंडिंग करंट ले रही है, तो प्राइमरी वाइंडिंग करंट क्यों ले रही है, इसका कारण ये है कि कोर को हमें क्या बनाना है, मैग्नेट। तो एक तो है मैग्नेटाइजिंग करंट, दूसरा क्या है, इस कोर के अंदर लॉस होंगे जिसका नाम है कोर लॉस, और कोर लॉस के कारण भी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या फ्लो हो रही है, करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉस करंट। अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर में तो मैग्नेटाइजिंग करंट 0 होती है भाई, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में नो लोड पर मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होती है, किससे, लॉस करंट से या वर्किंग करंट से। कहना क्या चाहता हूं, अरे भाई हमें पैसे चाहिए ही क्यों, खर्चे के लिए, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर करंट ले ही क्यों, इसके दो कारण है। एक तो कोर को क्या बनाना है, मैग्नेट, और दूसरे कोर के अंदर क्या होगा, लॉस, कोर लॉस। तो मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉस करंट, इनमें से मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये मान लिया, अब यानी कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये मान लिया कि मैग्नेटाइजिंग करंट है वो 8 एम्पियर है, तो हमने को ये मानना पड़ेगा कि लॉस करंट इससे कम ही होगी, मान लो कितनी एम्पियर, 6 एम्पियर। तो हमारी जो टोटल या नो लोड करंट होगी वो कितना एम्पियर होगी, 10 एम्पियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 और 6 40 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये एल्जेब्रिक जोड़ है, यानी कि नो लोड करंट एक्चुअल में क्या हो गया, मैग्नेटाइजिंग करंट का स्क्वायर प्लस लॉस करंट का स्क्वायर। अब एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में ये आएगा कि नो लोड पर कौन सी करंट ज्यादा होती है, तो नो लोड पर मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। एग्जाम में ये आ जाए कि ट्रांसफॉर्मर को डीसी से कनेक्ट करना चाहिए या नहीं, तो ट्रांसफॉर्मर को डीसी से नहीं कनेक्ट करना चाहिए। क्यों नहीं कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। अब हम इसको समझाते हैं कैसे। हमने मान लो डीसी वोल्टेज कनेक्ट किया 200 वोल्ट, एकदम बढ़िया, इस प्राइमरी वाइंडिंग को हमने 200 वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो प्राइमरी वाइंडिंग को एकदम बढ़िया किससे कनेक्ट किया है, 200 वोल्ट से, एकदम बढ़िया 200 वोल्ट से कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करेंगे तो इस वाइंडिंग में क्या फिल होगी, करंट, एकदम बढ़िया। ये जो कॉपर की प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें क्या फिल हो रही है, करंट। तो मैंने मान लिया 10 एम्पियर समझने के लिए। ये करंट फ्लो कहां से हो रही है, इन दो टर्नों से, तो टर्न कितने हैं, 2, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एम्पियर टर्न, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। निश्चित ही इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। लेकिन माइकल फैराडे ने क्या कहा, अब ये प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें कि कितने टर्न है, 2, इस प्राइमरी वाइंडिंग से संपर्क होगा किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है
ये अल्टरनेटिंग नहीं है, और ये अल्टरनेटिंग नहीं है, इसलिए इसमें उत्पन्न होने वाला ईएमएफ क्या होगा? जीरो। वोल्टेज है, करंट है, बिल्कुल है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसमें क्या उत्पन्न नहीं हो रहा? ईएमएफ। अब एक्चुअल में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट बराबर होती है V1 यानी कि सप्लाई वोल्टेज माइनस E1 यानी कि इसमें उत्पन्न होने वाला वोल्टेज अपॉन में R1। V1 कितना है? 200, या इसका ईएमएफ कितना है? 0, और रेजिस्टेंस मान लिया मैंने 0.1, तो देखो यानी कि 2000 यानी कि 2000 एम्पियर, बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होगी, और इससे प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? डैमेज। अब ये मत कहना यहाँ 10 एम्पियर मानी थी आपने और यहाँ 2000, ये समझाने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी वाइंडिंग जल जाएगी? प्राइमरी वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी, ना कि सेकेंडरी। इसलिए कभी भी ट्रांसफॉर्मर को डीसी से नहीं जोड़ना चाहिए। यस, चलिए अब हम यहां देख रहे हैं, यहां हमने 3 डायग्राम इधर बनाए और एक इधर। देखो 1, 2 और 3, यहां पर 3 टर्न है जबकि यहां पर 2 ही है, तो देखो टर्नों की संख्या कम है ना, इसलिए वोल्टेज भी कम होगा, इसलिए क्या है? स्टेप डाउन। अब देखो 1, 2, 3 टर्न है यहाँ, और यहाँ 1, 2, 3 और 4 यानी कि यहाँ 4 टर्न है, तो देखो टर्न अगर ज्यादा है तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा, इसलिए क्या है? स्टेप अप। लेकिन यहां पर भी 2 टर्न है और यहां पर भी क्या है? 2 टर्न। टर्न कम थे इसलिए स्टेप डाउन, टर्न ज्यादा इसलिए स्टेप अप। यहां तो टर्न बराबर है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे? अच्छा, अब हम कहना क्या चाहते हैं? मान लो यहां E1 और यहां पर हमारा क्या है? E2, तो हम कहना ये चाहते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी है, इसका वोल्टेज क्या है? बराबर है जी। क्यों वोल्टेज बराबर है? क्योंकि टर्न बराबर है। क्योंकि क्या बराबर है? टर्न। जैसे यहां पर भी 2 टर्न है और यहां पर भी 2 टर्न है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर, यानी कि 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर, या फिर ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। ये हमारा आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर है। अब देखो यहां 2 टर्न थे, यहां भी 2 टर्न थे, टर्न बराबर इसलिए वोल्टेज भी बराबर। अब मैंने 2 की जगह क्या कर दिया? केवल एक ही टर्न है, तो इधर और इधर दोनों वोल्टेज बराबर हुए। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी वाइंडिंग है, इसका पर टर्न मतलब एक टर्न का वोल्टेज और सेकेंडरी एक टर्न का वोल्टेज क्या होता है? बराबर। 2 टर्न तो वोल्टेज बराबर, और एक टर्न तो वोल्टेज बराबर। तो प्राइमरी वाइंडिंग का पर टर्न वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग का पर टर्न वोल्टेज क्या रहता है? बराबर रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर यहां पर इस एक टर्न का वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो यहां पर भी इस एक टर्न का वोल्टेज कितना होगा? 2 वोल्ट होगा, क्योंकि एक टर्न का वोल्टेज क्या रहता है? बराबर। अब देखो ट्रांसफार्मर में एक्चुअल में V1 I1 बराबर क्या होता है? V2 I2। अब देखो मैं बात कर रहा हूं V1 की, मतलब इस वाले वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो एक टर्न का वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट, और टर्न कितने? 1, 2, 3 यानी कि 3 टर्न है। तो देखो ये जो मेरा V1 है बराबर क्या हो जाएगा? 3 तो टर्न है और एक टर्न का वोल्टेज कितना है? 2, तो कुल वोल्टेज कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं V2 की बात करूं तो देखो एक टर्न का वोल्टेज कितना है आपका? एक टर्न का वोल्टेज दो वोल्टेज है, और टर्नों की संख्या कितनी है? 2, यानी कि कुल वोल्टेज कितना हो गया? 4 वोल्ट। अरे भाई 3 तो है टर्न, एक टर्न का वोल्टेज 2, 4 और 6 वोल्टेज हो गया। एक टर्न का वोल्टेज कितना है? 2, और टर्नों की संख्या कितनी है? 2, तो वोल्टेज कितना होगा? 4। मतलब V1 बराबर क्या है? ये 3 क्या है? टर्नों की संख्या 1, 2 और 3, यानी कि 3 की जगह हम क्या लिख देंगे? N1 इंटू ये 2 क्या है? एक टर्न का वोल्टेज, इसको मान लीजिए मैंने E लिख दिया। ऐसे ही V2 बराबर क्या हो गया? ये 2 क्या है? टर्नों की संख्या, यानी कि 1 और 2 आपके क्या है? टर्नों की संख्या, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न क्या हो गया? N2 इंटू यहां पर भी एक टर्न का वोल्टेज 2 है और यहां पर भी क्या है? 2, तो मान लो मैंने इसको लिख दिया E, यानी कि एक टर्न का EMF। अब देखो V1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? N1 और E इंटू क्या है? I1 इक्वल टू V2 की जगह क्या लिख सकते हैं? N2 और E, और क्या लिख सकते हैं? I2। तो E से E क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब ये है N1 I1 इक्वल टू भी क्या होता है? N2 और I2। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एम्पियर टर्न यानी कि प्राइमरी का MMF बराबर एम्पियर टर्न यानी कि सेकेंडरी का MMF, यानी कि प्राइमरी का MMF और सेकेंडरी का MMF क्या होता है? बराबर, यानी कि N1 I1 बराबर N2 I2 और V1 I1 बराबर V2 I2। अब हम बात करेंगे इसकी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मर में K का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और ये एक्चुअल में क्या होता है?
V2 अपॉन V1। ये V2 क्या है? ये एक्चुअल में आरएमएस वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है। अब आरएमएस वोल्टेज भी कौन सा? लाइन वोल्टेज की फेज वोल्टेज? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा वोल्टेज है? फेज वोल्टेज। तो आरएमएस फेज वोल्टेज किसका? सेकेंडरी वाइंडिंग का। अपॉन में कौन सा है? आरएमएस वोल्टेज प्लस फेज वोल्टेज किसका? प्राइमरी का। और प्लस कौन सा है? ये इंड्यूस, ये आपका इंड्यूस है। और ये भी कौन सा है? इंड्यूस। तो ये आपका क्या हो गया? के, यानी कि V2 अपॉन V1। और आपको पता है V2 अपॉन V1 तो I1 अपॉन क्या हो जाएगा? I2, यानी कि ये के है। क्योंकि जैसे अब आप V1 को इधर ले आओगे तो आपका I2 इधर चला जाएगा, यानी कि V2 अपॉन V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 अपॉन क्या हो जाएगा? I2। क्योंकि V1 I1 बराबर क्या होता है? V2 और I2। डन, यस। चलिए, तो V1 I1 बराबर V2 I2 होता है। तो भाई V2 तो V2 है, अपॉन में V1। अब ये V1 इधर आ जाएगा तो यहां बच जाएगा I1, अपॉन में क्या हो गया? I2। और ट्रांसफॉर्मर में N1 I1 बराबर होता है N2 I2। N2 तो है ही, अपॉन में क्या हो गया? N1। I1 के स्थान पर I1, अपॉन में क्या हो गया? I2। तो हमारा जो K है, मतलब एक तो आरएमएस वोल्टेज है प्लस फेज वोल्टेज है, तो ये क्या हो जाएगा? E2 अपॉन E1, V2 अपॉन V1, N2 अपॉन N1 अपॉन I1 अपॉन I2। देखो V1 I1 और V2 I2। डन। N2 I2, N1 I1। तो ये हमारा क्या है? के का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फेज वोल्टेज होता है, ना कि लाइन वोल्टेज। अगर ये लाइन वोल्टेज लिखोगे तो गलत है, ये फेज वोल्टेज होता है या पर फेज वोल्टेज होता है। प्लस जैसे मैक्सिमम वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज, ध्यान रखना ये आरएमएस वोल्टेज ही होता है। और इंड्यूस तो आरएमएस फेज वोल्टेज, और ये भी आरएमएस फेज वोल्टेज, ये सेकेंडरी का और ये प्राइमरी का। यस। चलिए तो अब अपना टारगेट ये है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों कॉपर की बनी होती है। तो कॉपर की बनी होती है कौन? वाइंडिंग। तो कॉपर की में होने वाला लॉस कॉपर लॉस। बनी कौन है? वाइंडिंग। तो किसे क्या कहते हैं हम? वाइंडिंग लॉस। कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। मैंने अपनी मर्जी से करंट 10 एम्पियर मान ली, तो 10 का स्क्वायर यानी 100, लेकिन रेजिस्टेंस का मान क्या है? 0। अगर इन वाइंडिंगों का रेजिस्टेंस 0 है तो कॉपर लॉस भी क्या होगा? 0। यानी कि रेजिस्टेंस 0 तो कॉपर लॉस भी 0। तो कॉपर लॉस किस पे निर्भर करता है? रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, तो इसको हम ओम लॉस या ओमिक लॉस भी कहते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी का रेजिस्टेंस भी 0 होता है और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस भी 0 होता है, इसलिए आइडियल में कॉपर लॉस भी क्या होता है? 0 होता है। अब देखो, कॉपर लॉस होता है I²R। एक बार करंट मैंने मानी 5 एम्पियर और एक बार मानी मैंने 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस दोनों बार 2 माना है। तो देखो 25 इंटू 2 तो क्या हो गया? 50। और ये 10 का कितना होगा? 100 इंटू 2 यानी 200। अगर करंट ज्यादा ना तो कॉपर लॉस भी ज्यादा, इसलिए कॉपर लॉस को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल लॉस, बदलता हुआ लॉस। क्योंकि करंट ज्यादा तो कॉपर लॉस भी ज्यादा। मतलब हमने एक बल्ब लगाया, फिर 2 लगा रहे हैं, फिर 3 लगा रहे हैं, फिर 4 लगा रहे हैं, मतलब हम लोड बढ़ा रहे हैं ना, तो करंट भी बढ़ रही है, कॉपर लॉस भी बढ़ रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल लॉस। अच्छा, लोड, 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 1 फ्रिज, 2 फ्रिज, लोड बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी, I²R कॉपर लॉस भी बढ़ेगा। तो लोड बढ़ने पर कॉपर लॉस बढ़ रहा है, इसलिए हम कॉपर लॉस किस पर डिपेंड होता है? लोड पर डिपेंड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इस अरे भाई वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर करंट आ भी वाइंडिंग में रही है, और हमारे घर भी ट्रांसफार्मर से बिजली कैसे आ रही है? वाइंडिंग से। उस वो कॉपर की बनी है, उसमें होने वाला लॉस कॉपर लॉस है। इसको ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमेशा जो शॉर्ट सर्किट करते हैं वो लो वोल्टेज वाइंडिंग को करते हैं और इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं हाई वोल्टेज की तरफ, लेकिन हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कभी भी हाई वोल्टेज से नहीं जोड़ते। किससे जोड़ते हैं? लो वोल्टेज से। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं? कॉपर लॉस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रिएक्टेंस, इफिशियंसी इनडायरेक्ट रूप से, और वोल्टेज रेगुलेशन, ये सब हम ज्ञात कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए। क्या निकाल सकते हैं?
आर इक्वलेंट क्या निकाल सकते हैं, एक्स इक्वलेंट। शॉर्ट सर्किट किसको करते हैं, लो वोल्टेज को। इंस्ट्रूमेंट हाई वोल्टेज तरफ। इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन भी। अब ये पूरी दुनिया जो हमने लिखी है भाई, ये कोर है, इसमें होने वाला लॉस कोर लॉस। कोर बनी किसकी है, सिलिकॉन स्टील की, ज्यादा मात्रा में क्या है, आयरन। तो इसमें होने वाला लॉस कौन सा लॉस है, आयरन लॉस। आयरन लॉस होता ही क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैग्नेट। तो आयरन लॉस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉस। जैसे ही सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तुरंत हमारा आयरन क्या बन जाएगा, मैग्नेट। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लॉस। ट्रांसफॉर्मर है, उसमें कोर है, कोर के ऊपर वाइंडिंग है। कोर किसकी बनी है, आयरन की। तो कोर में होने वाला लॉस आयरन लॉस, क्योंकि कोर के अंदर क्या है, मैग्नेट, इसलिए मैग्नेटिक लॉस। कोर लॉस या आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस कौन सा लॉस है, देखो एडी करंट लॉस आयरन लॉस है। कहां हो रहा है, कोर में। कोर में भी कहां, पत्ती में। पत्ती में भी किसकी पत्ती, सिलिकॉन स्टील। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या है, बी मैक्सिमम की स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर और वी वॉल्यूम, आयतन, और यूनिट क्या होती है, वाट। एडी करंट लॉस कहां होता है, अरे भाई एक ट्रांसफार्मर है, उसमें कोर है। कोर किसकी बनी है, लोहे की। उसमें एक लॉस हो रहा है जिसका नाम क्या है, एडी करंट लॉस। अब देखो एडी करंट लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, एफ स्क्वायर के। कोर में हो रहा है एडी करंट लॉस, लेकिन निर्भर किस पर है, सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर। अगर एडी करंट लॉस को घटाना है तो फ्रीक्वेंसी को घटानी होगी। ये क्या है, टी। टी का मतलब थिकनेस, किसकी, लैमिनेशन की। ट्रांसफार्मर, कोर, कोर में दो पत्ती और उनके बीच में क्या होता है, लैमिनेशन। तो लैमिनेशन थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए। अगर लैमिनेशन पतला है तो एडी करंट लॉस भी क्या होगा, आपका कम होगा। बी मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन एरिया। फ्लक्स कहां है, कोर में। एरिया किसका है, कोर का। तो फ्लक्स अपॉन एरिया क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी। इसे ये वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी भी होता है। कोर का फ्लक्स या कोर का फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स की डेंसिटी निर्भर करता है सप्लाई वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी पर। अगर ये बी मैक्सिमम कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल होगा एफ स्क्वायर के। और कांस्टेंट नहीं है तो आपको पता है फिर हमको इसके स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, v अपॉन एफ, यानी v के स्क्वायर और f के स्क्वायर इंटू क्या, एफ स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर खत्म। अगर कांस्टेंट नहीं है तो एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल होगा v स्क्वायर के। ये एडी करंट लॉस है क्या, ये साहब कोर का फ्लक्स है। इसका संपर्क सेकेंडरी वाइंडिंग से, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा E2। इस कोर के फ्लक्स का संपर्क प्राइमरी वाइंडिंग से, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा E1। कोर का फ्लक्स कहां है, कोर में। कोर में भी कहां है, पत्ती में। पत्ती किसकी, सिलिकॉन स्टील। मतलब लोहे का जो फ्लक्स है, तो लोहा भी तो कंडक्टर है, आयरन भी तो कंडक्टर है। जब ये जो फ्लक्स है जो कि आपका कहां है, पत्ती में, तो ये फ्लक्स के कारण पत्ती में भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, ईएमएफ। अरे भाई ये फ्लक्स है, संपर्क सेकेंडरी से हुआ ईएमएफ, प्राइमरी से संपर्क हुआ ईएमएफ। लेकिन जो पत्ती है जो वो भी तो मतलब आपकी आयरन की है, वो भी तो कंडक्टर है, तो उसमें भी क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ। और उसके कारण कोर की पत्ती के फ्लक्स के कारण कोर की पत्ती में ही ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण क्या फील होती है, करंट। वो कौन सी करंट है, एडी करंट। तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर करंट कम हो जाएगी तो हमारा एडी करंट लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट कम कब होगी, जब क्या ज्यादा हो, रेजिस्टेंस। तो कई बार हम कोर को किसका बनाते हैं, फेराइट का, क्योंकि फेराइट का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाने से करंट और एडी करंट क्या हो जाता है, कम। कहना क्या चाहते हैं, पत्ती का फ्लक्स है, इसके कारण पत्ती में क्या उत्पन्न हो गया, ईएमएफ। फिर क्या फ्लो होने लगेगी, करंट। करंट कम करनी है तो रेजिस्टेंस बढ़ा देगी। डिटेल वीडियो हमने बना रखा है अलग। हिस्टैरिसीस लॉस कहां होता है, कोर में। कोर किसकी है, आयरन की। तो हिस्टैरिसीस लॉस कौन सा लॉस है, आयरन लॉस। ये क्या होता है, बी में, ये आपका हिस्टैरिसीस लॉस प्रोपोर्शनल बी मैक्सिमम की पावर 1.6, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम। एग्जाम में डायरेक्ट आता है हिस्टैरिसीस लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी के। मतलब हिस्टैरिसीस लॉस होगा कोर में, लेकिन निर्भर सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी कम कर दें, हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या हो जाएगा, कम। अगर बी मैक्सिमम कांस्टेंट, ना तो मान बढ़ रहा है ना घट रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के। कांस्टेंट नहीं है तो बी मैक्सिमम की जगह लिखो वी अपॉन एफ, तब ये आएगा वी की पावर 1.6 और फ्रीक्वेंसी।
हिस्टेरेसिस लॉस ये कहता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब है बी पीछे रह जाता है किससे, एच से, इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। अगर मैग्नेटिक रिवर्सल जल्दी जल्दी हो रहा है, इसका मतलब हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, कम हो जाएगा। सिलिकॉन के कारण मैग्नेटिक रिवर्सल फास्ट होता है, इसलिए सिलिकॉन के कारण हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो एडी करंट और हिस्टेरेसिस दोनों आयरन लॉस है। आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। कौन सा, ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन कर देते हैं मतलब यह लोड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ओपन हमेशा किया जाता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, और ओपन सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस। अब तुम्हें पता है आयरन मैग्नेट तो तब फिल होगा जब यहां मैग्नेटाइजिंग करंट फिल होगी। तो ओपन सर्किट टेस्ट की सहायता से हम मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉस करंट भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा आर नोट और एक्स नोट यानी कि नो लोड कंपोनेंट भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा टर्न रेशियो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या झोल है, अरे भाई दो भाग है, वाइंडिंग तो कॉपर लॉस, कोर तो आयरन लॉस। आयरन लॉस भी कितने, दो, एडी करंट और हिस्टेरेसिस, और ये इनकी आगे डिटेल है। आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट, कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट लो वोल्टेज को, ओपन सर्किट हाई वोल्टेज। ये नो लोड कंपोनेंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट, लॉस करंट, आर नोट एक्स नोट। वेरी इंपॉर्टेंट है टर्न रेशियो, ये डीएमआरसी में आया हुआ है कि टर्न रेशियो भी हम इस सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यस, चलिए ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट। ओपन सर्किट की सहायता से आयरन लॉस, शॉर्ट सर्किट की सहायता से कॉपर लॉस। लेकिन बैक टू बैक टेस्ट है जिसे हम संपनर टेस्ट भी कहते हैं, इसकी सहायता से हम आयरन लॉस भी ज्ञात कर सकते हैं, कॉपर लॉस भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोनों एक साथ ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मर कितने चाहिए, दो, इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा है। क्योंकि कितने ट्रांसफॉर्मर चाहिए, दो ट्रांसफॉर्मर चाहिए। लेकिन दोनों ट्रांसफॉर्मर आइडेंटिकल होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। इससे इफिशियंसी भी ज्ञात कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। और यहां से जेविनल में एक क्वेश्चन आया है कि ये जो टेस्ट है बैक टू बैक, इसका हमने वीडियो बनाया था, बताया था कि सेकेंडरी साइड में एक वोल्ट मीटर लगा होता है जिसकी रीडिंग 0 वोल्ट होनी चाहिए, लेकिन वो डबल रेंज का होता है। तो ये हमारे 3 टेस्ट हो गए, डन डन। यस, तो ये ट्रांसफॉर्मर है, इसको हमने इनपुट में मान लो 100 वाट है और आउटपुट में कितना है, 95 वाट। तो इनपुट और आउटपुट में जो अंतर है उसका कारण लॉस है। कहां पर हो रहा है लॉस, वाइंडिंग में और कोर में। तो इनपुट और आउटपुट में अंतर का कारण क्या है, लॉस। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इफिशियंसी। दुनिया में हमारी अधिकतर अगर हमारे घरों में मोटर ज्यादा होती है और दूसरा ट्रांसफॉर्मर, तो मोटर की इफिशियंसी कम होती है। क्यों, या जनरेटर की इफिशियंसी भी कम होती है। रीजन, उनमें रोटेटिंग पार्ट होता है और इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। अब यहाँ आउटपुट कितना है 95 और इनपुट कितना है 100। अब एक्चुअल में आउटपुट पावर की जगह तो हमने लिख दिया आउटपुट पावर, और इनपुट पावर जो 100 है इसकी जगह लिख सकते हैं हम आउटपुट पावर प्लस लॉस। तो हमने लिख दिया आउटपुट पावर प्लस लॉस। आउटपुट पावर यहां पर भी आउटपुट पावर प्लस लॉस। लॉस कितने, दो, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन की तो कोर बनी है और कॉपर की वाइंडिंग बनी है। अब आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज करंट और कोस फाई। तो यहां लिख दिया हमने वोल्टेज करंट और कोस फाई। आयरन लॉस के स्थान पर आयरन लॉस, प्लस के स्थान पर प्लस। हमने पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं हमारे बाकी वीडियो में कि कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, x² इंटू फुल लोड पर कॉपर लॉस। परसेंटेज निकालने के लिए 100, बराबर के स्थान पर बराबर। अब यह नया आया है x। अब तुम्हें पता है ये I2 क्या है, करंट। कभी करंट कम, कभी करंट ज्यादा, मतलब हमारा लोड बार बार क्या होता रहेगा, चेंज। तो लोड के लिए हमने यहाँ क्या लिया है, x। V2 I2 cos फाई। अब देखो x हमारा क्या है, लोड। V2 I2 इक्वल टू V1 I1, ये क्या होती है, रेटिंग। cos फाई क्या है, पावर फैक्टर। x क्या है, वही लोड। V2 I2 V1 I1 क्या है, रेटिंग। cos फाई क्या है, पावर फैक्टर। आयरन लॉस के स्थान पर आयरन लॉस प्लस x² फुल लोड पर कॉपर लॉस। ये जो फॉर्मूला है उसे गेट, ईएस, कोई भी क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम इफिशियंसी। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस, आयरन लॉस और कॉपर लॉस।
अगर दोनों बराबर हैं तो इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम। ये पुरानी बात हो गई। नई बात क्या है, आयरन लॉस तो आयरन लॉस, बराबर तो बराबर। कॉपर लॉस का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड पर कॉपर लॉस। ये हमने जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ाया था या कॉपर लॉस पढ़ाया था तब हमने समझाया था कि कॉपर लॉस के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। अब हमने ये दो क्वेश्चन समझाए, आराम से समझे। पहली बात तो मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन ये है कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होना चाहिए। ये पुराने जमाने की बात है। नई बात क्या है, आयरन लॉस के स्थान पर आयरन लॉस बराबर, किसी के स्थान बराबर, लेकिन कॉपर लॉस के स्थान पर क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड पर कॉपर लॉस। अब हम दो सवाल बता रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए। क्या सवाल है, आयरन लॉस 200 वाट है, कहां हो रहा है आयरन लॉस, कोर में। कोर में कहां हो रहा है, पत्ती में, किसकी, सिलिकॉन स्टील की। फुल लोड है, काय का फुल लोड, मतलब रेटिंग के बराबर लोड। फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना है, 800 वाट। कॉपर लॉस कहां, दोनों वाइंडिंग में। अब ये कह रहा है क्या ये दोनों लॉस बराबर हैं ना, ये कहता है कि किस लोड पर मैक्सिमम इफिशियंसी होगी। तो देखो हमने फॉर्मूला लगाया, आयरन लॉस बराबर एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। आयरन लॉस के स्थान पर 200, बराबर के स्थान पर बराबर, एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर, इंटू के स्थान पर इंटू। हमारा फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना है, 800। 200 बराबर 800 को नीचे ले, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, दो चौका 8 होता है, 1/4 एक्स स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। 4 का क्या हो जाएगा, 2। 1/2 का मतलब 0.5, और 0.5 को 100 से गुणा करेंगे तो 50%। 50% लोड पर इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो दोबारा देखते हैं। उसने हमसे कहा है कि आयरन लॉस 200 वाट है, कहां, कोर में। दोनों वाइंडिंग में कॉपर लॉस कितना है, 800। तो क्या ये 800 और 200 बराबर है, नहीं है, तो इफिशियंसी मैक्सिमम होगी, नहीं होगी। हमें कुछ ऐसा करना है कि इफिशियंसी क्या हो, मैक्सिमम। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आयरन लॉस बराबर एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। आयरन लॉस 200 है, बराबर के स्थान पर बराबर, एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर, फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना है, 800। सोल्व करेंगे 50% आएगा। ये क्वेश्चन 3-4 एग्जामों में आ चुका है। ये समझो जैसे देसी घी, ये आपको किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, आयरन लॉस 400 वाट है, कहां हो रहा है, कोर में। फुल लोड मतलब रेटिंग के बराबर लोड है, फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना है, 800 वाट। क्या ये दोनों बराबर है ना, तो क्या इफिशियंसी मैक्सिमम होगी, नहीं। तो कहता है वो लोड बताइए जिस पर इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। 50%, 60%, 70% और 90%, ये इसके ऑप्शन है। तो हम तो वही रामबाण दवा लगाएंगे, आयरन लॉस बराबर एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। आयरन लॉस बराबर एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। आयरन लॉस सवाल में दे रखा है 400 वाट, एक्स स्क्वायर फुल लोड पर कॉपर लॉस 800। 800 नीचे आ गया, 1/2 एक्स स्क्वायर एक्स। अब कुछ लोग यहां आकर गलती कर देते हैं, 1/2 मतलब 50%, ये गलत है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट आएगा। अब कुछ लोगों को ये 1/√2 का पता नहीं, 1/√2 होता है 0.707, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 70.7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन गलती कहां हो जाती है, 1/2 पर 50%, गलत है। फिर 1/√2 भी आ जाता है, ये होता है भाई 0.707, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो 70.7। तो जी आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर है तो इफिशियंसी मैक्सिमम, लेकिन ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, ये एग्जाम में आएगा। अब देखो ऑल डे इफिशियंसी, तो ऑल डे किलोवाट आवर आउटपुट अपॉन ऑल डे किलोवाट आवर इनपुट इनटू 100, ये भी इफिशियंसी है। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम आगे पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की ऑल डे इफिशियंसी हाई होती है, तो इफिशियंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इनपुट पावर का मतलब आउटपुट पावर प्लस लॉस, दोनों लॉस बराबर, इफिशियंसी मैक्सिमम। डन, यस। चलिए तो भाई हंसराज इधर देखिए, ये अपना टैंक है, ये अपना क्या है, टैंक जिसमें वाइंडिंग डूबी हुई है, जिसके अंदर कोर डूबी हुई है। इसमें अंदर ऑयल है, इसमें अंदर क्या है, ऑयल। एकदम बढ़िया, टैंक के अंदर एकदम धुआंधार क्या भरा हुआ है, ऑयल। तो ऑयल के दो काम है, एक तो काम है कूलिंग। अब हमारी जो वाइंडिंग गर्म होगी तो इसको ठंडा करने का मतलब कूलिंग का काम ऑयल का है। दूसरा ये इंसुलेशन का कार्य भी करता है, यानी ऑयल के दो कार्य हैं, एक तो कूलिंग और दूसरा इंसुलेशन। दूसरी बात क्या है,
ये जो ऑयल है उसमें कोई नमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी मॉइस्चर इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ऑयल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ऑयल मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट है वो 135 डिग्री सेंटीग्रेड है अकॉर्डिंग टू जेबी गुप्ता। अब हम फिर फोकस करेंगे विस्कोसिटी पर। ऑयल की विस्कोसिटी लो होनी चाहिए। अब हम आपको इसी पर ज्यादा फोकस करेंगे कि वास्तव में विस्कोसिटी क्या है। देखो ये हमारी वाइंडिंग है और वाइंडिंग के आसपास ऑयल है, तो ये जो वाइंडिंग के आसपास का ये जो ऑयल है वो ज्यादा गर्म होता है, और मान लो यहां पर जो ऑयल है वो कम गर्म होता है। अब ये ऑयल अगर हमारा पतला है तो क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी हीट सारे ऑयल में फैल जाएगी। अगर ये ऑयल गाढ़ा होगा तो होगा क्या, ये पास वाला ऑयल तो हो जाएगा खराब और इस वाले ऑयल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो हमारा ऑयल है वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब विस्कोसिटी क्या हो, लो। विस्कोसिटी का मतलब ये एक फोर्स है जो आपस में बांधे रखता है, मतलब द्रव है उसी को बांधे रखता है, लिक्विड। चलिए, तो विस्कोसिटी लो होनी चाहिए। विस्कोसिटी लो का मतलब ये है, एक तो हम शहद मान लेते हैं, एक दही मान लेते हैं और एक दूध मान लेते हैं। तो दूध की तुलना में हमारा जो दही है वो कम फैलता है और दही की तुलना में हमारा शहद है वो और कम फैलता है। तो जो कम फैल रहा है वो उसके कण ज्यादा बंधे हुए हैं, उसके जो अणु हैं वो ज्यादा बंधे हुए हैं, यानी कि विस्कोसिटी वाला जो बल है वो क्या है, ज्यादा। अब हमारा दूध फैलता ज्यादा है, इसका मतलब उसका जो विस्कोसिटी वाला फोर्स है वो कम है, विस्कोसिटी लो है। तो अगर सीधी बात है ऑयल ज्यादा फैलने वाला होना चाहिए, यानी कि विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, लो। तो टैंक में ऑयल है, कूलिंग का काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है, फ्लैश पॉइंट 135 है, मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए और विस्कोसिटी लो होनी चाहिए। अब हमारे घर जो बिजली आ रही है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से आ रही है, यानी कि ये हमारा लोड है। तो पहले ध्यान रखना, ये जो कनेक्शन बाहर आते हैं ये बुशिंग के थ्रू आते हैं, ये समझे आप परफेक्ट। अब ये हमारा लोड है। अब हमने माना कि हमारा यहाँ एक पंखा लगा रखा है, तो उस पंखे की करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से आ रही है, तो वाइंडिंग से आ रही है। अब हमने क्या किया, मान लो कुछ समय बाद में 2 पंखे हो गए। अब 2 पंखे हो गए तो यहाँ करंट और बढ़ जाएगी। अब आपको पता है अगर किसी वाइंडिंग में से करंट बढ़ती है तो हीट भी बढ़ती है, यानी कि वाइंडिंग गर्म हो गई। यहाँ हमने एक पंखा और बढ़ गया कुछ समय बाद में, तो उससे क्या हो गया, हमारी वाइंडिंग और गर्म हो गई। तो लोड बढ़ने का मतलब करंट बढ़ना, और करंट बढ़ेगी तो वाइंडिंग गर्म भी होगी। तो ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा गर्म कौन होती है, वाइंडिंग। अब वाइंडिंग गर्म होगी तो आसपास का ऑयल भी क्या होगा, गर्म। तो ऑयल का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे हमारी चाय गर्म होती है, चाय कहां जाती है, ऊपर, तो ऑयल गर्म होकर कहां जाएगा, ऊपर। यानी हमारा मेन टैंक से ऑयल कहां जाएगा, कंजर्वेटर टैंक में, यानी ये जो भूगोल रिले है उसकी सहायता से कंजर्वेटर टैंक में आ गया। अच्छा, अब मान लो हमने भी 3 पंखे माने थे, मान लो एक पंखा हमने सर्दियों में ऑफ कर दिया, या मान लो 2 पंखे ऑफ कर दिए, तो लोड कम होगा तो करंट भी क्या होगी, कम, और हमारा जो ऑयल ऊपर गया तो वो कहां आएगा, नीचे। तो जब ऑयल नीचे आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा, एयर, और उस एयर में क्या होगी, मॉइस्चर। अब हम ये चाहते हैं कि इस मॉइस्चर का संपर्क हमारे ऑयल से नहीं होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पानी फैल रखा है, हम इस पर मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी पानी को पी लेती है। ऐसे ही एक मटेरियल है जिसका नाम है सिलिका जेल। सिलिका जेल नमी को खा जाता है। यहां पर सिलिका जेल भरा हुआ है, वो नमी को खा जाएगा। तो बी और डी, बी का मतलब ब्लू, डी का मतलब ड्राई। जब सूखा होता है सिलिका जेल तो इसका रंग ब्लू होता है, और नमी सोखने के बाद हल्का गुलाबी हो जाता है। तो ये किसकी चर्चा हो गई, ब्रीदर की। तो ये जो हमारा ब्रीदर है इसका पाइप कहां लगा हुआ है, कंजर्वेटर टैंक में। ब्रीदर क्यों लगाते हैं, ताकि ये मॉइस्चर को सोखा जा सके, क्योंकि ब्रीदर में जो सिलिका जेल होता है वो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, सोख लेता है। प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ, लोड बढ़ी, करंट बढ़ी, ऑयल ऊपर गया, लोड कम, करंट कम, ऑयल नीचे आया। नीचे आएगा तो क्या लेकर आएगा, एयर, उसमें मॉइस्चर है, उसको खाने के लिए सिलिका जेल, और सिलिका जेल वास्तव में कहां होता है, ब्रीदर में। कंजर्वेटर टैंक, अगर ऑयल ज्यादा है तो कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा, और कम है तो कंजर्वेटर टैंक से आ जाएगा। अगर ये 100 लीटर ऑयल है तो यहाँ 10 से 12 लीटर ऑयल होता है। जेबी गुप्ता कहता है कि 10 से 12% ऑयल होता है कंजर्वेटर टैंक में, यानी कि ऑयल के फैलाव और संकुचन के दौरान लेवल को बनाए रखता है आपका कंजर्वेटर टैंक। अब है भूगोल रिले, दुनिया की एकमात्र रिले जो फॉल्ट आने से पहले बता देती है। ये कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगी होती है भूगोल रिले। गैस ऑपरेटेड या गैस एक्चुएटेड रिले हम इसे कहते हैं। ये केवल इंटरनल फॉल्ट के लिए है,
जो कि इस टैंक के अंदर आएगा इंटरनल फॉल्ट के लिए, प्लस उसी ट्रांसफॉर्मर में ये होगी जिसके अंदर ओएल होगा। अगर ओएल है तो भूगोल रिले, नहीं तो नहीं है। प्लस 500 केवीए से ज्यादा के लिए हम भूगोल रिले काम में लेते हैं। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए ये मान लेते हैं कि हमारी वाइंडिंग ये वाला सीन है और वाइंडिंग का ये वाला पोर्शन ऑयल में डूबा हुआ नहीं है, और अगर इसमें फॉल्ट आ जाएगा तो भूगोल रिले उसको सेंस नहीं करेगी। ये माइनर फॉल्ट के लिए है। माइनर फॉल्ट जो कि फॉल्ट का मतलब वाइंडिंग का फॉल्ट, और वाइंडिंग में क्या फॉल्ट होगा, इंसुलेशन फेल हो जाएगा। तो माइनर फॉल्ट को कौन पहचानती है, भूगोल रिले। इसमें 2 फिलोट होते हैं और 2 मरकरी स्विच होता है। हम भूगोल रिले के मतलब जो वीडियो बनाया था उसमें बता चुके हैं। और ट्रिप कोयल, सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिप कोयल है वो लोअर फ्लोट से कनेक्ट होती है। जैसे फॉल्ट आएगा, ज्यादा बड़ा फॉल्ट, तो ट्रिप कोयल एनर्जाइज हो जाती है और सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट करता है। कई बार हमने बताया है 2 मरकरी स्विच, साहब ये मरकरी सुपर कंडक्टर है, और ये यूपीपीसीएल के पेपर में आया है कि मरकरी सुपर कंडक्टर बनता है 4.12 केल्विन पर। तो इसमें 2 मरकरी स्विच है और 2 ही इसके अंदर क्या है, फ्लोट है। भूगोल रिले दुनिया की एकमात्र ऐसी रिले जो फॉल्ट आने से पहले बता देती है। प्लस ट्रिप कोयल को एनर्जाइज करने के लिए डीसी सप्लाई भी चाहिए। चलिए, यस। चलिए, तो अब अपना टारगेट है ना सीटी और पीटी है। सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर, ये हमारा लोड है। लोड का मतलब कोई बड़ी मोटर है, यानी कोई बहुत ही बड़ी इंडक्शन मोटर है, और इस मोटर को चाहिए थी करंट। अगर इसको करंट कम चाहिए होती, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, तो हम क्या करते, यहां पर एमीटर लगा देते, और ये एमीटर ये जो लोड करंट ले रहा है उसको मेजर कर लेता। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये करंट वास्तव में बहुत ही क्या है, ज्यादा करंट ज्यादा है, और हमें इस ज्यादा करंट को ही क्या करना है, मेजर करना है। तो यहां हमने एक ट्रांसफॉर्मर लगाया जिसका नाम कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में है कि सीटी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो वास्तव में कौन सा होता है, स्टेप अप। अब ये स्टेप अप क्यों लगाया, डाउन क्यों नहीं लगाया, इसके लिए हम आपको समझाने के लिए हमने ये काम किया है। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया N1 I1 इक्वल टू N2 I2 इक्वल टू 1000 मान लिया, N2 का मान लिया 100 और I2 का मान लिया 10, तो ये हो गया 1000। मैंने टर्नों को डबल कर दिया, यानी 100 की जगह 200। तो करंट क्या होगी, तो देखो N2 का मान 200, I2 की जगह I2 और 1000 की जगह 1000, तो 00 से 00 कैंसिल, करंट हमारी 5 एम्पियर आ गई। जो करंट हमारी 10 एम्पियर थी वो कितनी आ गई, 5। क्यों, क्योंकि मैंने टर्न बढ़ा दिया। मैं कहना ये चाहता हूं, यहां टर्न ज्यादा है ना तो करंट कम होगी, टर्न ज्यादा तो करंट क्या है, कम, क्योंकि टर्न और करंट इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं। और तुम खुद देख लो, टर्न मैंने डबल किया तो करंट हाफ हो गई। तो स्टेप अप है ट्रांसफॉर्मर अप, लेकिन करंट को क्या कर रहा है, डाउन। ट्रांसफॉर्मर तो स्टेप अप है लेकिन करंट को क्या कर रहा है, डाउन। करंट कम हो गई तो कम करंट को किसने नाप लिया, एमीटर ने। राजस्थान जेविनल में एक क्वेश्चन आया है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है सीटी, ये एकमात्र ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें लोड कहां लगा हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में। बाकी हमें तो पता है लोड सेकेंडरी में लगा होता है, लेकिन इसमें लोड कहां लगा हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में। एक क्वेश्चन 5 एम्पियर के लिए डिजाइन करते हैं, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो भी लोड है उसे हम क्या कहते हैं, बर्डन कहते हैं। अब ये जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस लो होता है, तो लो रेजिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो इसकी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है, नहीं हम ओपन करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगी। डन और नो डन। अच्छा, ये हमने बता दिया कि लोड प्राइमरी वाइंडिंग की सीरीज में होता है और ट्रांसफॉर्मर कौन सा, स्टेप अप। समस्या क्या थी, लोड को करंट चाहिए थी ज्यादा, अगर कम होती तो एमीटर नाप लेता, इसको करंट चाहिए ज्यादा। मान लो मेरी फैक्ट्री में 100 मोटर है तो बहुत ज्यादा करंट ले रही है, उसको एमीटर तो मेजर नहीं कर सकता। मैंने ट्रांसफॉर्मर लगा दिया स्टेप अप, है तो स्टेप अप लेकिन करंट को क्या कर रहा है, डाउन। सेकेंडरी में टर्न ज्यादा है, करंट कम है, किसने मेजर कर ली, एमीटर। पीटी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर,
ये मेरा लोड है, इसको वोल्टेज चाहिए था ज्यादा, मान लो ये 11,000 वोल्टेज है, स्टेप डाउन लगा दिया ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज को कम कर दिया, किसने मेजर कर लिया? वोल्टमीटर ने। तो पीटी में कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है? स्टेप डाउन। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। और कितने वोल्टेज के लिए डिजाइन करते हैं अंशराज? 110 वोल्टेज। और इसको 5 एम्पियर। डन और नो डन? और अंशराज टर्न ज्यादा है, टर्न क्या है? ज्यादा, तो करंट क्या हो गई? कम। तो इसलिए ये प्रिंसिपल है सीटी का। डन? यस। चलिए, तो यहां हमने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ये वही ट्रांसफॉर्मर है जो हमारे घर के पास होता है, ये वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है। अब आजकल क्या है, 24 ओवर यानी कि पूरे दिन बिजली आ रही है, यानी कि आजकल सप्लाई तो लगभग आती रहती है पर डे, मतलब फुल डे। तो 24 ओवर बिजली आ रही है। कहां पर? प्राइमरी वाइंडिंग में। अब प्राइमरी वाइंडिंग में 24 ओवर बिजली आएगी, तो 24 ओवर ही इस आयरन में क्या रहेगा? मैग्नेट। तो 24 ओवर ही क्या होगा? आयरन लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फुल डे सप्लाई से कनेक्ट रहता है, तो फुल डे ही कोर में मैग्नेट रहता है, तो पूरे दिन क्या होता है? आयरन लॉस होता है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसमें मिनिमम आयरन लॉस होनी चाहिए, क्योंकि भाई इसमें तो 24 घंटे आयरन लॉस होते हैं, तो हम इसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि इसमें आयरन लॉस क्या होनी चाहिए? मिनिमम। अब ऑल डे सप्लाई से कनेक्ट है, हमने पहले बताया था, इसलिए इसकी ऑल डे इफिशियंसी क्या होती है? हाई होती है। अब हम बात करेंगे लोड की। अब एक्चुअल में क्या है, लोड की बात तो है, हमें बिजली का देना पड़ता है बिल। तो अगर जितनी इसकी रेटिंग है ट्रांसफॉर्मर की, उतना ही अगर लोड है तो उसे हम कहेंगे फुल लोड। लेकिन सिचुएशन क्या है कि लोड आजकल फुल नहीं रहता, या तो बल्ब जलता रहता है, या पंखा चलता रहता है, या कूलर चलता रहता है, कुछ लोड कनेक्ट होता है, कुछ कनेक्ट नहीं होता। तो एक्चुअल में आजकल ट्रांसफॉर्मर पर अगर हम किताबी ज्ञान की बात करें तो लोड है वो लगभग हाफ लोड होता है, या फिर 50 से 70% लोड होता है। अब गांव की तो बात मत करो, वहां तो ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड पे चलता है, लेकिन किताबी ज्ञान ये कहता है कि या तो लोड हाफ होता है या 50 से 70% होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम हाफ लोड पर या 50 से 70% लोड पर होती है। अधिकतर स्टेप डाउन होता है और कनेक्शन डेल्टा स्टार में होते हैं, क्योंकि स्टार में क्या होता है? न्यूट्रल, और हमें क्या है? सिंगल फेज की सप्लाई लेनी होती है, तो डेल्टा स्टार। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये मैग्नेटिक पाथ है, एक मैग्नेटिक पाथ, और ये दूसरा मैग्नेटिक पाथ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में 2 मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ होते हैं, इसको बोलते हैं साइड लिंब। तो फिर ये क्या हुई? सेंट्रल लिंब। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग है वो सेंट्रल लिंब पर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइंडिंग कहां होती है? सेंट्रल लिंब पर। अब ये जो सेंट्रल लिंब का एरिया है, सेंट्रल लिंब का जो एरिया है वो साइड लिंब का क्या होता है? दोगुना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक्चुअल में ये दो को मिलकर एक बनाए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में साइड लिंब के एरिया को अगर डबल कर दें तो क्या बन जाता है? सेंट्रल लिंब। अब हमारी प्राइमरी वाइंडिंग भी यहीं पर है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी यहीं पर है, या यूं कहें लो वोल्टेज वाइंडिंग भी यहीं पर है और हाई वोल्टेज। तो ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है दोनों वाइंडिंग से लिंक है, और ये फ्लक्स भी दोनों वाइंडिंग से लिंक है, तो इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है, यानी कि ऐसा फ्लक्स जो केवल एक वाइंडिंग से लिंक करे ऐसा होता है कम। एक वाइंडिंग के ऊपर एक वाइंडिंग रखी हुई है, इसलिए इसे बोलते हैं सैंडविच वाइंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग होती है उसे हम बोलते हैं सैंडविच वाइंडिंग। अब होता क्या है? पहले कोर, फिर इंसुलेशन, फिर लो वोल्टेज, फिर इंसुलेशन, फिर हाई वोल्टेज, फिर इंसुलेशन। इस तरह से करने से फायदा क्या है? इंसुलेशन की बचत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोनों ही ट्रांसफॉर्मर। यस, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, केवल एक ही वाइंडिंग, केवल एक वाइंडिंग, तो कॉपर की क्या हो जाएगी? सेविंग। अब वाइंडिंग ही कम है तो कॉपर लॉस भी कम, इफिशियंसी क्या होगी? ज्यादा। सेल्फ इंडक्शन यानी स्व प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अब मेरे पास पैसे मम्मी के पास से भी आते हैं, पापा के पास से भी आते हैं, तो इसमें जो लोड को पावर ट्रांसफर होती है ना,
वो कंडक्शन और इंडक्शन दोनों के कारण होती है। भाई लोड को जो पावर ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन और इंडक्शन दोनों कारण होती है। और पावर ट्रांसफर किस पर निर्भर करती है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो पावर ट्रांसफर है वो किस पर निर्भर करती है, के पर। और के क्या है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लोड को जो पावर ट्रांसफर हुई वो क्या है, V2I2। इंडक्शन से 1 - के, कंडक्शन से V2I2 और के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कॉपर की सेविंग किसके प्रोपोर्शनल होती है, के। ऑटो ट्रांसफॉर्मर के वीडियो में डिटेल में बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में के। इंडक्शन 1 - के, कंडक्शन V2I2 और के, और कॉपर की सेविंग किसके प्रोपोर्शनल होती है, के। यस, ये हमने कनेक्शन लिख रखा है। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में भी 3 फेज की वाइंडिंग, 3 फेज की प्राइमरी वाइंडिंग भी स्टार में है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में है। इससे इंसुलेशन की डिजाइन वोल्टेज के आधार पर होती है। अब एक्चुअल में स्टार में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज अपॉन √3 होता है, मतलब फेज वोल्टेज कम होता है। और इंसुलेशन की डिजाइन एक्चुअल में पर फेज के आधार पर ही होती है, यानी फेज वोल्टेज के आधार पर ही होती है। फेज वोल्टेज कम है तो इंसुलेशन कम चाहिए। अब स्टार कनेक्शन में इंसुलेशन कम चाहिए, तो इसलिए हाई वोल्टेज के लिए स्टार कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है तार का, उसको करंट के आधार पर निर्धारित करते हैं। अब इसमें लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है, बराबर, इसलिए हमें क्रॉस सेक्शन एरिया क्या चाहिए, ज्यादा, तो इसलिए लो करंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। केवल बैलेंस लोड के लिए हम स्टार कनेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अनबैलेंस अगर लोड है तो इसमें न्यूट्रल की क्या होगी, फ्लोटिंग होगी। थर्ड हार्मोनिक्स के कारण फ्लक्स का क्या होता है, डिस्टोर्टेशन। जैसा मैंने कहा था, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, एक बार पूछा सर ने, ये जो आपकी टर्सरी वाइंडिंग है इसके कनेक्शन किस में होते हैं, डेल्टा में। और जिस ट्रांसफॉर्मर में होगी उसके कनेक्शन किस में होंगे, स्टार। क्यों करते हैं, न्यूट्रल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, हार्मोनिक्स को सप्रेस करेगा, और इसी में से क्या फिल होती है, जीरो सीक्वेंस करंट। ये कम्युनिकेशन लाइन है, ये जो जा रही है इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, तो जेबी गुप्ता कहता है उस ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन स्टार में होगी, इसको काम में नहीं लेते। स्टार कनेक्शन को रेयरली काम में लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर, उसमें वाइंडिंग भी 3 फेज की, कितनी वाइंडिंग, 2, दोनों डेल्टा में है। सबसे तगड़ी बात जो डेल्टा की है, भले ही बैलेंस लोड हो भले ही अनबैलेंस लोड हो, दोनों केस डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग दोनों केस में कर सकते हैं। अब इंसुलेशन की डिजाइन वोल्टेज के आधार पर होती है। इसमें अब इंसुलेशन भी कौन सा, वोल्टेज भी कौन सा, पर फेज वोल्टेज। अब एक्चुअल में इसमें पर फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि वोल्टेज ज्यादा होता है, इंसुलेशन चाहिए ज्यादा, इसलिए लो वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया, वाइंडिंग में तार और तार का ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको निर्धारित करते हैं करंट के आधार पर। तो फेज करंट क्या होती है, लाइन करंट अपॉन √3, देसी बात है, करंट होती है कम फेज करंट, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या चाहिए, कम। तो हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए किसको प्रयोग करते हैं, डेल्टा। हमने क्या किया, एक वाइंडिंग को हटा दिया। क्यों हटा दिया, मर्जी हमारी। एक वाइंडिंग को हटाने से क्या, कॉपर की बचत हो गई, कॉपर की सेविंग। एक वाइंडिंग को हटाने से हो गया ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन, कॉपर की क्या हो गई, सेविंग। ये क्वेश्चन DFCCIL में आया था। अगर 3 फेज का लोड स्मॉल है तो हम डेल्टा ना यूज करके ओपन डेल्टा प्रयोग कर सकते हैं। ओपन डेल्टा में जो रेटिंग है ओरिजिनल रेटिंग की 0.577 रह जाती है। जैसे अगर इसमें रेटिंग 30 kV है तो ओपन डेल्टा में कितनी हो जाएगी आपकी, 17.31 kV। वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 कनेक्शन है, डेल्टा स्टार और दूसरा स्टार डेल्टा। ये इसमें कोई डाउट नहीं कि डेल्टा स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर डेल्टा स्टार होता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डाउट है। ये क्वेश्चन लोको पायलट में आया था और जेबी गुप्ता में भी लिखा हुआ है। स्टेप अप करने के लिए डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर तो स्टेप डाउन होता है, सब छोड़ दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, जेबी गुप्ता में लिखा है ये, लोको पायलट में भी यही सही माना था कि वोल्टेज को अगर स्टेप अप करना है तो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। जिन्होंने उन्होंने लोको पायलट दिया था उनसे पूछ लेना। ट्रांसमिशन लाइन के शुरू में ही वोल्टेज को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर का ही प्रयोग करते हैं। इसमें खूब कंफ्यूजन है, खूब डाउट है इस पॉइंट में। अब देखो अच्छा, एक्चुअल में हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं क्योंकि स्टार से हमें न्यूट्रल मिल जाता है,
तो हमें क्या सिंगल फेज मिल जाता है स्टार डेल्टा। ये स्टेप अप करता है तो ये स्टेप डाउन करता है और इसको ट्रांसमिशन लाइन के अंतिम सिरे पे लगाते हैं। टीटी कनेक्शन, इसी को स्कोट कनेक्शन कहते हैं। ये 2 फेज को 3 फेज में और 3 फेज को 2 फेज में बदलता है। इसकी खास बात यह है इसमें 2 ट्रांसफॉर्मर होते हैं, तो मेन और एक टीजर ट्रांसफॉर्मर। अगर मेन ट्रांसफॉर्मर में 1000 टर्न है तो उसका 0.866 किसमें होंगे, टीजर ट्रांसफॉर्मर में, यानी कि एक तरह से 866 टर्न। डन और नो डन? डन। ये है ना हमारी कोर है और इस कोर के अंदर क्या है, फ्लक्स। और ये जो फ्लक्स है ना इसका संपर्क हुआ किससे, प्राइमरी वाइंडिंग से और सेकेंडरी से। तो फ्लक्स का संपर्क प्राइमरी और सेकेंडरी से होगा तो दोनों में क्या उत्पन्न हो गया, ईएमएफ। तो ईएमएफ एक्चुअल में प्रोपोर्शनल होता है एन डी फाई बाई डी टी के। एक्चुअल में शुरू में हमने टर्न मान लिया 1, तो हमने ये मान लिया कि ये हमारा साइनसोइडल वोल्टेज है। ये जो हमारा टाइम है टोटल वो टी है, यहां तक टाइम क्या हो जाएगा t/2 और यहां तक टाइम क्या हो जाएगा t/4। तो t/4 टाइम में हमारा फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। तो 4 कहां चला जाएगा, हमारा ऊपर। और आपको पता है t मतलब जो टाइम पीरियड है ये फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी ऊपर आ जाएगी। तो एवरेज ईएमएफ जो हमारा एवरेज 4 5 मैक्सिमम और एफ हो गया। अब आपको पता है अगर एवरेज को हमें आरएमएस में बदलना हो तो फॉरम फैक्टर क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आरएमएस क्या हो जाएगा, फॉरम फैक्टर इंटू एवरेज। फॉरम फैक्टर की वैल्यू होती है 1.11 और एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरएमएस ईएमएफ पर टर्न 4.44 5 मैक्सिमम और एफ हो जाएगा एक टर्न का। अब हम पता है एक टर्न का वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी में बराबर होता है। तो प्राइमरी वोल्टेज के लिए प्राइमरी टर्न, सेकेंडरी वोल्टेज के लिए सेकेंडरी टर्न। ये एक्चुअल में पर फेज वोल्टेज है, लाइन में बदलने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने ईएमएफ इक्वेशन में समझा भी दिया है। लेकिन हमारा एक्चुअल टारगेट है फ्लक्स इसी कोर का और इसी कोर का एरिया। तो फ्लक्स अपॉन एरिया क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी। तो जो मैक्सिमम फ्लक्स है इसकी जगह ले सकते हैं हम ए और बी। ये जो ईएमएफ है या वोल्टेज है, वोल्टेज बराबर 4.44, ये जो 5 मैक्सिमम है इसकी जगह लिख दिया हमने ए बी और फ्रीक्वेंसी। अब ना तो ये 4.44 बढ़ सकता है ना घट सकता है, ना ही ये कोर का एरिया बढ़ सकता है घट सकता है, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया। तो वोल्टेज बराबर बी और फ्रीक्वेंसी। तो यहां से निकल कर आता है फ्लक्स, ये अपोन में आ जाएगा एफ। यहां से निकल कर आता है फ्लक्स की डेंसिटी या फ्लक्स वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। और मुझे बहुत खुशी होती है इस कोर का फ्लक्स या इस कोर में जो फ्लक्स की डेंसिटी है मैग्नेटिक, वो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी पर। एग्जाम में क्या आ सकता है, फॉरम फैक्टर क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज। फॉरम फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 1.11, यानी कि पर टर्न वोल्टेज क्या होता है 4.44 5 मैक्सिमम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ मेट्रो में है। ये एक टर्न का वोल्टेज है, कौन सा, आरएमएस पर फेज। ये क्या झोल है, बढ़िया केस है। मैंने ये मान लिया कि प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 10 ओम है और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 20 ओम है। मैंने ये मान लिया कि प्राइमरी वाइंडिंग में 10 टर्न है और सेकेंडरी में 20 टर्न है। अब टोटल मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, किधर, रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, मतलब प्राइमरी साइड रेफर करते हुए मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो प्राइमरी रेजिस्टेंस में तो प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस के स्थान पर प्लस। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है इसे मुझे किधर रेफर करना है, प्राइमरी की तरफ। तो ये जो रेजिस्टेंस है R2 इसको मुझे प्राइमरी की तरफ रेफर करना है ना, तो प्राइमरी के टर्न ऊपर आएंगे अपॉन सेकेंडरी के और उसका स्क्वायर। मतलब जिधर रेफर करते हैं उसके टर्न ऊपर आते हैं। तो देखो R1 का मान 10 था प्लस R2 का मान 20, जिधर की तरफ रेफर कर रहे हैं यानी कि 10 अपॉन 20 इसका स्क्वायर। ये इससे 2 बार कटेगा और इसका हो जाएगा 4 इससे कितनी बार 5, तो 10 और 5 कितना होगा 15। मतलब अगर प्राइमरी की तरफ रेफर कर रहे हैं किसको, सेकेंडरी रेजिस्टेंस को, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नीचे आएगा k²। क्यों, k होता है N2 अपॉन N1 और यहाँ N2 कहां है, नीचे। तो जिधर रेफर करते हैं उधर के टर्न ऊपर आते हैं। R में भी यही होगा, X में भी यही होगा। मान लो टोटल रेजिस्टेंस मुझे रेफर करना है सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस तो R2 ही रहेगा प्लस इस R1 को मैं किधर रेफर कर रहा हूं, सेकेंडरी की तरफ। तो सेकेंडरी के टर्न ऊपर आएंगे अपॉन प्राइमरी और इसका स्क्वायर। R2 के स्थान पर R2 प्लस के स्थान पर प्लस, R1 के स्थान पर R1।
N2/N1 क्या होता है K, यहाँ K को डिवाइड किया और यहाँ K का स्क्वायर किया है, डन है। ये 20 था प्लस 10, 20/10 तो 4, ये 60 ओम हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको प्राइमरी की तरफ रेफर किया था तो प्राइमरी की टर्न ऊपर थे, ये जो था सेकेंडरी की तरफ रेफर किया था तो सेकेंडरी टर्न ऊपर थे। आर में भी ये कंसेप्ट लगेगा और एक्स में भी, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि वोल्टेज में चेंज, यानी कि वोल्टेज का बदलना। जैसे मोटरसाइकिल अगर बिना लोड पर है तो बढ़िया स्पीड आएगी, जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। ऐसे जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाता है, कम। अब हमने ये माना कि कोई लोड नहीं है, नो लोड, कोई लोड है ही नहीं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज E2 है और टर्मिनल वोल्टेज V2 है, कोई लोड नहीं है, तो ये दोनों बराबर होंगे। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला E2 माइनस V2 अपॉन E2 इंटू 100। अगर ये दोनों बराबर हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया हमारा, 0, क्योंकि भाई ये दोनों बराबर है ना, 100 और 100 तो क्या हो गया, 0। तो वोल्टेज रेगुलेशन में क्या है, हमने यहां पर लोड लगा दिया। अब लोड लगा दिया तो लोड को क्या चाहिए, करंट। तो अब E2 और V2 बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई, क्योंकि जब करंट फ्लो होगी तो इस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि यहां जब करंट फ्लो होगी तो इस वाइंडिंग में ड्रॉप होगा I2R2, और आपको पता है इस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रिएक्टेंस भी होगा, तो इसमें ड्रॉप क्या हो गया, I2 और X2। भाई लोड नहीं था तो करंट नहीं थी, इस वाइंडिंग में कोई ड्रॉप नहीं था, जैसे लोड है तो रेजिस्टेंस के कारण भी ड्रॉप हो रहा है और रिएक्टेंस के कारण भी, यानी I2R2 और I2X2। तो E2 और V2 में अंतर का कारण क्या है, I2R2 और I2X2। तो एक्चुअल में क्या है, लोड इंडक्टिव भी हो सकता है, लोड कैपेसिटिव भी हो सकता है और लोड आपका रेजिस्टिव भी हो सकता है, इसलिए हमने पावर फैक्टर भी यहां मेंशन किया है। तो देखो I2R2 I2X2, लेकिन पावर फैक्टर कारण यहाँ cos फाई और यहाँ sin फाई। अगर लीडिंग पावर फैक्टर है तो यहां आएगा माइनस और लैगिंग पावर फैक्टर है तो क्या आएगा, प्लस। अब सबसे पहले मेरी चाहत, मान लो मैं वोल्टेज रेगुलेशन 0 चाहता हूं, तो वोल्टेज रेगुलेशन मैंने लिख दिया 0, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 और डिवाइड करेंगे तो 0। I2R2 cos फाई बराबर क्या हो गया, I2X2 और sin फाई, ये मैंने मान लिया। अच्छा अब देखो I2 से I2 कैंसिल, साइन अपॉन में cos, R2 अपॉन में X2। अच्छा साइन अपॉन cos क्या होता है, tan फाई। लेकिन आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 ठीक है, इसको डिवाइड किया तब भी 0, I2R2 cos फाई ठीक है, यहां पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो 0 है, आपको पता है लैगिंग पावर फैक्टर पर तो हो नहीं सकता, लीडिंग पर ही हो सकता है, तो लीडिंग के लिए हमें क्या लेना होगा, माइनस, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। मैं कहना ही चाहता हूं कि 0 वोल्टेज रेगुलेशन है, ये लीडिंग पावर फैक्टर पर होता है, तो ये आपका 0 रेगुलेशन है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन यहां R2/X2 है, तो मैक्सिमम पर उसका उल्टा होता है, X2/R2। वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा अगर आपका लोड लैगिंग है या लोड का पावर फैक्टर यूनिटी है। वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव तभी हो सकता है जब पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग। एक बार दोबारा समझ लेते हैं भाई, हमने कहा है कि E2 और V2 बराबर है नो लोड पर, तो वोल्टेज रेगुलेशन 0। लोड कनेक्ट किया तो लोड को चाहिए करंट, जब लोड को करंट चाहिए तो इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में भी ड्रॉप होगा और रिएक्टेंस में भी ड्रॉप होगा, तो E2 और V2 में अंतर का कारण है ये I2R2 और I2X2। ये क्यों आया, पावर फैक्टर के कारण। और वेरी इंपॉर्टेंट, 0 वोल्टेज रेगुलेशन R2/X2 और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन X2/R2। तो ये अपना ट्रांसफॉर्मर खत्म हो गया। पूरा ट्रांसफॉर्मर का ये एक वीडियो है, 3-4 बार देखो तब समझ में आएगा। 20 वीडियो हमने ट्रांसफॉर्मर के और बना रखे, उनको देखिए, और नहीं तो ये वीडियो आप 3-4 बार देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है, आपको काफी अच्छा फील होगा पूरा वीडियो देखने के बाद में। आप ये समझो 9 महीने में पापा और अगले महीने 9 महीने में दादाजी, ऐसा नहीं होगा। धैर्य नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, फड़फड़ाहट करने से कुछ नहीं होगा। आराम से एक एक बात समझिए, और ये बातें अगर जरूरी नहीं होती तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ाते। यस।